बच्चों सफलता बैच के इस 30 दिनों तक चलने वाले इस प्रैक्टिस सेट में आज इस प्रैक्टिस सेट का तीसरा दिन है। इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट बच्चों तीसरा डिस्कस कर रहे होंगे। आपको पता है कि बच्चों इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग डेली बेसिस पर कुछ बहुविकल्पी, कुछ अति लघु, लघु त्रिप्रश्न, प्रूविंग्स और न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। ये बच्चों प्रैक्टिस सेट आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जिन बच्चों ने अभी तक फिजिक्स नहीं पढ़ी है उनको बच्चों ये 30 दिनों तक प्रैक्टिस सेट में ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। और ये बच्चों प्रैक्टिस सेट आपको डेली शाम को 6 बजे मिलता है और इसकी बच्चों प्लेलिस्ट बनी है सफलता बैच, वहाँ पे आपको ये सारी जितनी भी वीडियो बच्चों हो रही है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। बच्चों पहला सवाल आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, विद्युत आवेश एक छोटे आयतन में एक समान वितरित है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली पृष्ठ से कुल आवेश को घेरते हुए विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स 10 वोल्ट इंटू मीटर है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो बच्चों आपको बताया गया इस सवाल में कि विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले कि विद्युत फ्लक्स का बच्चों फार्मूला होता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे बच्चों फ्लक्स का मतलब होता है फाई और वैद्युत मतलब इलेक्ट्रिक जिसको डिनोट करते हैं ई से। और याद रखेंगे इसका फार्मूला क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों सबसे पहले बताया गया है कि एक ऐसे बंद आकृति है जिसकी शुरुआत में बच्चों रेडियस बताई गई थी, कितनी बता रही थी 2 सेंटीमीटर न्यूमेरिकल में गिवन है। इसके बाद बच्चों कह रहे हैं अगर पृष्ठ को हम लोग डबल कर दें, रेडियस की वैल्यू को 4 सेंटीमीटर कर दें, तब कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। इस केस में वैद्युत फ्लक्स आपको बताया गया है कि 10 वोल्ट इंटू मीटर है। इस वाले में कितना फ्लक्स गुजरेगा जब रेडियस को 2 से 4 किया जा रहा है। तो बच्चों याद रखेंगे कि वैद्युत फ्लक्स का ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में बच्चों आप देख रहे हैं कहीं पर भी रेडियस नहीं आ रही है। ऊपर क्यू लिखा है जिसको आवेश कहेंगे और नीचे एप्सिलॉन नॉट, यानी कि रेडियस का बच्चों कोई नामो निशान नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ है कि बच्चों रेडियस पे अगर ये मान डिपेंड नहीं कर रहा है तो आप रेडियस की वैल्यू को 2 लें और चाहे 4 लें चाहे 6 लें, दुनिया की कोई भी वैल्यू ले लें, फ्लक्स पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो वही बात लिखी गई है कि फाई वृत्त के त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए वैद्युत फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जो बच्चों पहले फ्लक्स गुजर रहा था वही फ्लक्स अब भी गुजरेगा, यानी कि फाई बराबर हो गया 10 वोल्ट इंटू मीटर ही रहेगा। ठीक है, चलते हैं बच्चों दूसरे प्रश्न पर। बच्चों दूसरा प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों याद रखेंगे जब भी कोई आवेश करें एक गतिशील, गतिशील मतलब बच्चों क्या होता है कि जो चार्ज है वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। और चार्ज का मतलब बच्चों क्या, आवेश, यानी कि जो आवेश है वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। बच्चों गति करता हुआ आवेश यानी कि किसकी तरह व्यवहार करेगा, एक इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करेगा। और बच्चों जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह गति करता है तो क्या करेगा, उसमें धारा बहने का गुण होगा। और धारा जब भी किसी चालक में बहती है तो बच्चों उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है। और दूसरी बात बच्चों ये क्या है, आवेश, और आवेश के चारों तरफ आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र भी होता है। इसका मतलब बच्चों क्या हो गया कि गति करता आवेश यानी गतिशील आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। लेकिन बच्चों कल को अगर ये प्रश्न ऐसे आ जाए कि यहाँ गतिशील की जगह विराम शब्द लिखा हो, यानी कि एक विरामावस्था में कोई आवेश है, तो बच्चों वो क्या उत्पन्न करेगा, वो बच्चों हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्योंकि जब आवेश बच्चों गति नहीं करेगा तो करंट फ्लो नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं होगी तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं आ सकता। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि गति करता आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, जबकि स्थिर आवेश केवल बच्चों विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस बात को आप अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। बच्चों तीसरा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि निर्वात में संचित होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग में E बराबर आपको दिया गया है E नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी और B बराबर दिया गया है B नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी से प्रदर्शित है, तब होगा। यानी आपको E नॉट और बच्चों B नॉट में रिलेशन बताना है। तो बच्चों याद रखेंगे कि E नॉट अपॉन B नॉट इज इक्वल टू होता है C, ठीक है। और बच्चों ओमेगा अपॉन के इज इक्वल टू भी क्या होता है, C, ठीक है। बच्चों ये कुछ फार्मूले हैं, चैप्टर नंबर 12 फिजिक्स फर्स्ट के लास्ट चैप्टर की बात है इस सवाल में। बच्चों देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि ओमेगा अपॉन बच्चों जो के लिखा है ये C कैसे आता है। आप बच्चों जानते हैं ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f।
ठीक है, नहीं अगर याद है तो थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा। बच्चों के बराबर क्या होता है 2π/λ। यहाँ पे जो आप के देख रहे हैं और ओमेगा बच्चों देख रहे हैं, इन दोनों के ये फार्मूले हैं। मैंने क्या किया, ओमेगा में के से डिवाइड करेंगे, तो बच्चों जैसे डिवाइड करोगे 2π से 2π कट जाएगा, ऊपर क्या लिखेंगे ओमेगा, और नीचे बच्चों लैम्डा रहेगा जो कि कहाँ चला जाएगा ऊपर, जैसे आप डिवाइड करेंगे। इसके बाद बच्चों आप जानते हैं आवृत्ति जो होती है, आवृत्ति को आप एफ से भी डिनोट कर सकते हैं और बच्चों न्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों न्यू बराबर क्या होता है c/λ। यहाँ पे हम लोगों ने f लिखा है, तो f बराबर भी क्या हो जाएगा c/λ। बच्चों ये लैम्डा और ये लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ω/k = क्या आ जाएगा c। वही बात यहाँ पे लिखी गई। और बच्चों E0/B0 भी होता है c। इसका मतलब ये c और ABC बच्चों दोनों बराबर हो रहे हैं, तो क्यों ना इसको दोनों को इक्वल कर देंगे। तो E0/B0 बराबर बच्चों ω/k। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो k का मल्टीप्लाई E0 से हो जाएगा, तो E0 × k। B0 का मल्टीप्लाई बच्चों ओमेगा से कराएंगे तो B0 × ओमेगा। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बच्चों 3rd ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं बच्चों अगले सवाल पे। अगला सवाल बच्चों क्या लिखा है कि 1.5 अपवर्तनांक के पदार्थ से एक उभयोत्तल लेंस बना है। बच्चों एक लेंस बनाया गया है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक कितना है 1.2। करें जिसकी दोनों सतह उत्तल हैं, यानी कि जो लेंस है बच्चों वो कैसा है, उत्तल लेंस है। यदि इसको 1.33 अपवर्तनांक वाले जल में डुबोते हैं। बच्चों यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, वो बात क्या है कि जो लेंस था उसका अपवर्तनांक 1.2 है और जिस चीज़ में हम लोग इसको डुबो रहे हैं उसका अपवर्तनांक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3। यानी हम जिस भी चीज़ में डुबो रहे हैं उसका अपवर्तनांक ज़्यादा है और लेंस का अपवर्तनांक कम है। तो आपसे पूछा गया है तो वह कार्य करेगा कैसा हो जाएगा। बच्चों आप जानते हैं उत्तल लेंस को एक और नाम से जानते हैं जिसको अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी कौन सा लेंस बच्चों कहते हैं, अभिसारी। ठीक है, लेकिन जब बच्चों अभिसारी लेंस को यानी उत्तल लेंस को आप अधिक अपवर्तनांक के द्रव में डुबोएंगे तो वो बन जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस यानी बच्चों उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अपसारी लेंस। ठीक है, याद रखेंगे। अगर बच्चों यहाँ पे ऐसा होता कि हम लोग ज़्यादा से कम में डुबोते तो बच्चों ये केस वही रहता। ठीक है, यानी जो उत्तल लेंस था वही उत्तल लेंस ही रहता। लेकिन अगर कम अपवर्तनांक के द्रव लेंस को अधिक अपवर्तनांक के द्रव में डुबोते हैं तो बच्चों उल्टा लेंस हो जाता है। मतलब अगर उत्तल डुबो रहे होंगे तो वो अवतल बन जाएगा और अगर अवतल डुबोंगे तो बच्चों वो क्या बन जाएगा, उत्तल बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद बच्चों 5वां वो विकल्प ही आपके सामने है। इस समीकरण E = PC में E ऊर्जा तथा संवेग P है, यह समीकरण लागू होगा किसमें। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, फोटोन दोनों के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए परंतु फोटोन के लिए नहीं, फोटोन के लिए परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, ना तो इलेक्ट्रॉन और ना ही फोटोन। तो बच्चों एक बात ध्यान से अगर देखें, E = PC लिखा हुआ है। E बच्चों क्या है, ऊर्जा। किसकी ऊर्जा है, जो फोटोन आ रहा है यानी कि प्रकाश ही बच्चों होता है फोटोन। C बच्चों क्या है, फोटोन यानी कि प्रकाश की चाल। अगर बच्चों ध्यान से देखिए तो यहाँ पे जो C लिखा है ये केवल और केवल जानते हैं आप दुनिया में केवल C बच्चों उसी की चाल है जिसको प्रकाश कहते हैं। प्रकाश की चाल के बराबर आप बिल्कुल भी नहीं दौड़ सकते, कोई भी चीज़ नहीं दौड़ सकती। यानी कि प्रकाश बच्चों जिसको फोटोन भी कहते हैं। यानी जो इक्वेशन बच्चों लिखी है ये किसकी ऊर्जा बता रहा है, ये केवल और केवल फोटोन की है। इलेक्ट्रॉन बच्चों कभी भी प्रकाश की चाल के बराबर चाल से नहीं चल सकता। यानी जो बच्चों ये इक्वेशन दी है ये केवल और केवल किसके लिए है, फोटोन के लिए है। तो हम कह सकते हैं बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, केवल फोटोन के लिए है। यानी कि बच्चों हम लोग कह सकते हैं तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है जिसमें लिखा हुआ है फोटोन के लिए परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3rd सही है। ठीक है, फोटोन के लिए परंतु इलेक्ट्रॉनों के लिए नहीं। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बच्चों क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए कि पीएन संधि में विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होता है यदि संधि संयोजित है। तो आपसे बच्चों पूछा गया है कि पीएन संधि में विसरण धारा का मान अपवाह धारा से होगा अधिक, तो वह कौन सा अभिनत होता है। तो बच्चों ये याद करना पड़ेगा आपको, अग्र दिशक यानी कि अग्र अभिनत में ऐसा होता है कि जिसमें विसरण धारा बच्चों अपवाह धारा से अधिक होती है। ठीक है, चलते बच्चों इसके बाद सीधे अति लघु उत्तरी प्रश्नों पर। पहला अति लघु बच्चों उत्तरी प्रश्न आपके सामने लिखा है कि विशिष्ट चालकता यानी कि जिसको बच्चों डिनोट किया जाता है सिग्मा से
और अपवाह वेग। अपवाह वेग का बच्चों दूसरा नाम भी होता है अनुगमन वेग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है अनुगमन वेग की। वीडी में संबंध के लिए सही समीकरण लिखिए। यानी कुल मिला के बच्चों आपको इस सवाल में विशिष्ट चालकता जिसको आप डिनोट कर रहे हैं सिग्मा से और अपवाह वेग जिसको बच्चों डिनोट कर रहे हैं वीडी से, आपको इन दोनों का रिलेशन बनाना है। बच्चों संबंध का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सूत्र बताना है जिसमें सिग्मा भी आता है और वीडी भी आता है। तो बच्चों सीधे सबसे पहले मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपको। हेडिंग डालेंगे विशिष्ट चालकता तथा अपवाह वेग में संबंध। तो बच्चों क्या संबंध होता है, वी डी इज इक्वल टू होता है सिग्मा ई अपॉन एन ई। ठीक है, जहाँ वी डी क्या है, अपवाह वेग यानी अनुगमन वेग। अब बच्चों ये कहाँ से आया है, इसकी शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको प्रूविंग भी बता रहा हूँ, देखिए। ठीक है, ताकि आपको ये सीधा सीधा याद ना करना पड़े, रटना ना पड़े। तो बच्चों देखिए, बच्चों एक फार्मूला होता है कि सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। कहाँ से आया है कि विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। बच्चों जहाँ पे ये चीज़ बनी है आपको मैंने बताया विशिष्ट चालकता, जिसको सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं। ये रो का साइन है बच्चों, जिसको हम लोग कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। इसके बाद बच्चों आप जानते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध का मैंने फार्मूला भी पढ़ाया था इससे पहले, ई अपॉन जे। ठीक है, ये ई सिग्मा है बच्चों। जे कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। अपॉन में क्या लिखा है, ई। फिर बच्चों आप जानते हैं जे जिसको धारा घनत्व कहते हैं, इसका फार्मूला होता है एन ई वी डी। ठीक है, और ये क्या लिखा है, सिग्मा। अपॉन में क्या लिखा है, ई। बच्चों ई का इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो सिग्मा इंटू ई बराबर एन ई वी डी। बच्चों यहाँ से वी डी की वैल्यू निकालोगे तो सिग्मा ई और ये नीचे आ जाएगा एन ई। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो वी डी का बच्चों रिलेशन है वो सिग्मा ई अपॉन एन ई है। आपसे यही पूछा गया था कि विशिष्ट चालकता यानी कि सिग्मा, बच्चों ये सिग्मा है। अपवाह वेग बच्चों जिसको डिनोट किया गया वीडी से। संबंध का मतलब क्या था कि एक ऐसा सूत्र जिसमें ये दोनों आते हैं, तो आप देख रहे हैं ये दोनों आ भी रहे हैं। चलते बच्चों अगले प्रश्न पर। बच्चों अगला प्रश्न लिखा हुआ है एम्पियर परपति नियम का उल्लेख कीजिए। एम्पियर का परपति नियम आपको बताना है। तो देखिए बच्चों क्या होता है, इससे पहले भी हम लोग एक प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं एम्पियर का परपति नियम। किसी बंद वैद्युत परिपथ के चारों ओर, बच्चों आप देख रहे हैं ये एक फिगर है, एक यहाँ पे आप देख रहे हैं ये तार गया है। इस तार में मान लेते हैं बच्चों कि आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं मैंने ये एक सर्कल बनाया है, यानी कि एक बंद आकृति कर दी गई है। ठीक है, तो क्या कहा गया, इसके किसी भी पॉइंट पर आप इस बंद सर्कल के किसी भी पॉइंट पर हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं पर भी हो, चारों तरफ कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। इसके बाद बच्चों आप पढ़ने की डेफिनेशन की हम लोग क्या याद रखेंगे ट्रिक, कि इसको यहाँ से पढ़ेंगे। जो आप देख रहे हैं ये साइन, ये इंटीग्रेशन का बच्चों साइन है, समाकलन का। सर्कल जो बच्चों बना है इसको पढ़ते हैं बंद पृष्ठ। बी को पढ़ा जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। डीएल को बच्चों पढ़ेंगे, एल क्या है बच्चों, लाइन। लाइन को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, रेखा। यानी डीएल को बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेखीय। रेखीय शब्द बच्चों बना है रेखा से। ठीक है, और रेखा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, लाइन, यानी किसको डिनोट करेंगे, एल से। ये बच्चों क्या लिखा है, म्यू नॉट, और ये क्या लिखा है, आई। और बीच में जो बच्चों आप क्रॉस देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, गुना। ठीक है, क्रॉस को क्या पढ़ेंगे, गुना मतलब गुणा। ठीक है, तो क्या बच्चों परिभाषा है कि किसी बंद वैद्युत परिपथ के चारों ओर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन परिपथ में बहने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये बच्चों पूरी की पूरी डेफिनेशन इस जगह से रिलेटेड है। कैसे कि किसी बंद परिपथ के, मैंने भी आपको संकेत बताएं बस उसको पढ़ रहा हूँ, किसी बंद परिपथ के चारों ओर किसी भी बिंदु पर, बी पे मैंने उंगली रखी तो बी का नाम पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का, अब डीएल पे उंगली रखूंगा, रेखीय, और इस पे उंगली रखूंगा, समाकलन परिपथ में बहने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। इसे एम्पियर का परपति नियम कहते हैं। बच्चों चलते हैं दूसरे के तीसरे पार्ट पे। बच्चों दूसरे का तीसरा पार्ट क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके इलेक्ट्रॉन की n बराबर 2 अवस्था में आयनन ऊर्जा क्या होगी। एक न्यूमेरिकल है बच्चों, डरने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान सा सवाल है। बच्चों आप जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में जो ऊर्जा का फार्मूला है वो En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर होता है। अगर बच्चों आप इसकी प्रूविंग नहीं जानते हैं, ऊपर आई बटन पे भी लिंक आएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूविंग है। En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
फिर आपसे कहा जा रहा है बच्चों n क्या है, कक्षा की संख्या है कि किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि n बराबर 2 अवस्था में जाना चाहता है, तो n की वैल्यू कितनी रख लेंगे, 2 रख लेंगे। तो E बच्चों और n की जगह क्या रखना है 2 माइनस 13.6, n की जगह बच्चों क्या रखना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 से बच्चों जब इसमें भाग देंगे तो माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ये बच्चों ऊर्जा है उस कक्षा की, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, आयनन ऊर्जा। तो बच्चों याद रखेंगे कि जो भी यहाँ से एनर्जी निकलती है उसका साइन उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो n बराबर 2 कक्षा की आयनन ऊर्जा बच्चों कितनी रहेगी, ये माइनस का आंसर आया था, हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस का आंसर लिखेंगे 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दूसरे का फोर्थ पार्ट आपके सामने लिखा है कि स्वप्रेरकत्व का विमीय सूत्र लिखिए। स्वप्रेरकत्व बच्चों जिसको डिनोट किया जाता है L से, और ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रूविंग है, और इसका डेफिनेशन भी पूछी गई है बच्चों, और इसका विमीय सूत्र भी पेपर में। डेफिनेशन के लिए बच्चों इसकी पूरी प्रूविंग के लिए ऊपर आई बटन पर लिंक आएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। हम लोग बात करते हैं इसके विमीय सूत्र की। बच्चों स्वप्रेरकत्व का जो विमीय सूत्र है वो होता है Ml2T-2 A-2, ठीक है। इसके बाद बच्चों कुछ और भी इंपॉर्टेंट विमाएँ हैं जो पेपर में पूछी जा सकती हैं, उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे लिखी है। सबसे पहले बच्चों लिखा है E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं का विमीय सूत्र MLA-1T-3 होता है। फाई E बच्चों जिसको डिनोट करते हैं, जिसको कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। आज हम लोगों ने पहला बहुविकल्पी भी इसी से रिलेटेड किया है। बच्चों इसकी जो विमा होती है वो होती है ML3T-3 A-1। बच्चों बात करते हैं जिन बच्चों को बिल्कुल विमाएँ निकालना नहीं आता है, डायमेंशन निकालना नहीं आता है, बच्चों इससे मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो से विमा निकालना सीख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर आई बटन पे लिंक आएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों चलते हैं दूसरे के 5वें प्रश्न पर। क्या लिखा है, एक तरंग के तरंगाग्र की परिभाषा दीजिए। तो बच्चों तरंगाग्र की आपको डेफिनेशन बतानी है क्या होता है, तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे तरंगाग्र। बच्चों क्या डेफिनेशन है, आप इस फिगर को देखिए, इस फिगर में बच्चों की पूरी डेफिनेशन छुपी हुई है कि तरंग संचरण। बच्चों आप देख रहे हैं ये जो लाइन है यहाँ पे 4 लाइन दिख रही है, एक ये एक ऊपर एक नीचे। बच्चों ये तरंग को दिखा रहा है कि ये तरंग किधर की ओर जा रही है। तो मैंने मान लेते हैं कि बच्चों ये पूरी की पूरी तरंग बाहर की डायरेक्शन में जाना चाहती है, संचरित होना चाहती है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया है कि किसी भी क्षण मैंने क्या किया, इसके चारों तरफ बच्चों यहाँ पे एक लूप खींच दिया है। इस लूप में बच्चों क्या होगा कि जितने भी पार्टिकल होंगे, जितने भी कण होंगे, वो क्या करेंगे, सारे के सारे बाहर की तरफ मोशन में गति करेंगे। चाहे इधर का बच्चों पार्टिकल हो, कहीं का भी बच्चों किसी भी कोई भी पार्टिकल की बात करें, वो हमेशा किधर गति करेगा, बाहर की ओर गति करेगा। तो बच्चों उसी से रिलेटेड ये डेफिनेशन बनी है, कैसे कि तरंग संचरण के अभिलंबवत। अभिलंबवत क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बच्चों ये सारे के आप देख रहे हैं एंगल कितने पे होंगे, 90 पे होंगे। तो तरंग संचरण के अभिलंबवत एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, क्योंकि बच्चों ये कल्पना मात्र एक पृष्ठ है। जब भी आप देखते होंगे बल्ब जलता है तो बच्चों बल्ब से सारी किरणें बाहर की ओर निकलती है, क्या उसमें आपको ऐसा पृष्ठ दिखाई देता है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं दिखता है, यानी ये कैसा पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ है। और जब बच्चों जब बल्ब जलाया जाता है उससे सारे के सारे पार्टिकल जो होते हैं वो बाहर की तरफ डायरेक्शन में जाते हैं, तभी वो पूरे कमरे में बच्चों प्रकाश फैला पाते हैं। तो वही बात कही गई है कि तरंग संचरण के अभिलंबवत एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण एक दिशा में कंपन करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे के सारे कण बाहर की डायरेक्शन में कंपन कर रहे हैं, सभी कण एक दिशा में कंपन करते हैं बच्चों, उसे तरंगाग्र कहते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आप ये डेफिनेशन समझ रहे हैं। दूसरे का 6वां प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः E और B। वैद्युत का मतलब बच्चों क्या हो गया, इलेक्ट्रिक, जिसको E से डिनोट किया गया है। चुंबकीय का मतलब हो गया बच्चों मैग्नेटिक, जिसको P से डिनोट किया गया है। तरंग संचरण की दिशा ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही बच्चों अच्छा प्रश्न है। याद रखेंगे कि जब भी बच्चों कोई तरंग चलती है, ठीक है, वो भी कैसी, वैद्युत चुंबकीय तरंग। तो वैद्युत चुंबकीय बच्चों जो तरंग चलती है वो हमेशा वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। यानी यहाँ पे बच्चों 3 चीजें कह सकते हैं। इस लाइन को आप देख रहे हैं, इसको आप एक्स एक्सिस मानते हैं बच्चों, यही एक्स एक्सिस आज काम कर रहा है तरंग संचरण की दिशा, यानी ये लाइन बता रही है कि तरंग इधर जा रही है, ठीक है। बच्चों ये लाइन जो आप हमेशा मैथ में वाई के डायरेक्शन से पढ़ते आए हैं, इसको आप वाई कहते थे, आज बच्चों यहाँ पे वो काम कर रहा है ई यानी कि वैद्युत क्षेत्र का।
ये डायरेक्शन बच्चों आप इसको जेट के नाम से जानते थे, मान लेते हैं कि बच्चों ये क्या है, बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। तो आप जानते हैं बच्चों एक्स, वाई और जेड तीनों रेखाएं बच्चों कैसे होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। सेम बच्चों यहाँ पर भी वही चीज़ है, बस एक्स को हम लोग तरंग संचरण की दिशा कह रहे हैं, वाई को यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कह रहे हैं और जेड को बच्चों चुंबकीय क्षेत्र कह रहे हैं। तो आपसे वही पूछा गया है कि ई वेक्टर और बी वेक्टर में तरंग संचरण किस डायरेक्शन में होती है, तो वही लिखा गया है कि तरंग संचरण की दिशा सदैव वैद्युत क्षेत्र और तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। बच्चों ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है कि तरंग किस संचरण किस दिशा में चलती है, तो याद रखेंगे वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत ही चलेगी। चलते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं लघु उत्तरी प्रश्न पर। बच्चों लघु का पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंस संपर्क में रखे हैं। लेंसों के संयोजन की नंबर 1 फोकस दूरी बतानी है और क्षमता ज्ञात करनी है। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले बच्चों न्यूमेरिकल से आप डरते रहेंगे तो आप कभी उसको नहीं लगा पाएंगे। सबसे पहले देखा करें कि उसमें दिया गया मान क्या है, उसमें लिखा हुए डाटा को आप पहले लिखा करें। तो सबसे पहले क्या क्या गया, 5 डायोप्टर और -3 डायोप्टर क्षमता। बच्चों लेंस की क्षमता को आप डिनोट करते हैं P से। तो दो लेंस हैं, तो पहले लेंस की क्षमता कितनी दी गई है, 5 डायोप्टर। तो बच्चों क्षमता को लिख दिया P और पहले लेंस की है तो P1 कर दिया, कितनी है 5 डायोप्टर। डायोप्टर को D से लिख देते हैं। दूसरे लेंस की क्षमता बच्चों इस सवाल में बताई गई है -3 डायोप्टर। क्षमता का मतलब क्या हो गया P और दूसरे लेंस की है तो क्या लिख देंगे 2 और क्या दी गई है -3 डायोप्टर। अब बच्चों आपसे पूछा गया है कंबाइंड क्षमता, दोनों को क्योंकि कैसा किया जाएगा, संपर्क में रखा गया है। संपर्क में रखने का मतलब बच्चों क्या होता है, दोनों लेंस टच करा के रखे गए। तो बच्चों डायरेक्ट याद रखेंगे क्षमता जुड़ जाती है तो P बराबर क्या हो जाएगी P1 + P2। ये P क्या है, दोनों लेंसों की कंबाइंड यानी कि संयुक्त क्षमता। बच्चों P1 की वैल्यू कितनी है 5, P2 की वैल्यू कितनी है -3। 5 में 3 बच्चों को हटाएंगे 2 और प्लस का क्यों, क्योंकि 5 बड़ा है, यानी कि P की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 2 डायोप्टर कंबाइंड पावर। इसके बाद बच्चों आपसे इस सवाल में पूछा गया था फोकस दूरी। तो आप जानते हैं हाई स्कूल में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, इंटर में भी आपने पढ़ा है, P = बच्चों क्या होता है 100/f। आपने एक फार्मूला और भी पढ़ा है, P बराबर बच्चों 1/f भी होता है, लेकिन वो तब लगता है जब f की वैल्यू किस में हो, मीटर में निकालनी हो। लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको लगा के P की वैल्यू सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं, ठीक है। आप वो वाला भी लगा सकते हैं, बस उसमें आंसर मीटर में आएगा। P की वैल्यू बच्चों कितनी आ चुकी है 2। इसके बाद ऊपर 100 लिखा है, बट्टे में क्या लिखा है f। बच्चों 2 को 100 से काटेंगे 50 बार में तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 सेंटीमीटर। को दो चीज़ें बतानी थी, फोकस दूरी जो कि 50 आ चुकी है और क्षमता जो कि कितनी आई थी 2 आई थी। चलते हैं बच्चों इसके बाद अगले प्रश्न पर। दूसरा लघु बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि दिए गए परिपथ में 10 ओम प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए जबकि स्विच S खुला हो और स्विच एक बार S बंद है। तो बच्चों सबसे पहले आपको मोटे तौर पे समझना है कि क्या करना है। 10 ओम का एक प्रतिरोध है जो कि फिगर में ये है। इसी प्रतिरोध में बच्चों आपको धारा निकालनी है। कब धारा निकालनी है, जब ये वाला S स्विच एक बार खुला है और एक बार बंद है। बच्चों ये सवाल बहुत कठिन बच्चे मानते हैं क्योंकि उसका अर्थ गलत लेते हैं, खुला और बंद का। बच्चों खुला शब्द का अर्थ आप समझने का पहले प्रयास करें। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में एक कमरे में कोई पंखा लगा हुआ है, ठीक है। आपसे कोई आके कहे कि पंखा खोल दो। पंखा खोल देने का मतलब बच्चों ये हुआ कि आप मुझसे वो कहना चाहता है कि पंखा चालू कर दो, ठीक है। यानी कि बच्चों जैसे ही स्विच S को आप खोलेंगे तो तुरंत बच्चों आप देख रहे हैं ये दोनों किस क्रम में लगे हुए, श्रेणी क्रम में लगे, ठीक है। ये मत समझिए कि यहाँ से ये तार कट गया है तो ये समांतर क्रम में आ रहा है, नहीं बच्चों, ये स्विच लगा हुआ है यहाँ पे, एक इसको चालू करने की बात की जा रही है। बस आप ये देखिए कि दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, ठीक है। इनके बीच में एक स्विच दिखाया जा रहा है। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि जैसे इसको चालू किया जाएगा तो इस वाले सर्किट में बच्चों 30 वाले में धारा जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि ये चालू कर दिया गया, खुला है, ठीक है, खुला है। तो सबसे पहले कंडीशन जब स्विच S बच्चों कैसा है, खुला है, तब हम कह सकते हैं कि 10 ओम तथा 30 ओम श्रेणी क्रम में होंगे, क्योंकि आगे धारा जाएगी तभी तो पंखा चलना स्टार्ट होगा। इसके बाद बच्चों तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, श्रेणी क्रम में क्या होगा तुल्य प्रतिरोध, R बराबर होता है बच्चों R1 + R2। R1 की वैल्यू बच्चों कितनी है 10, R2 की वैल्यू कितनी है 30, तो R की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 40। आपसे पूछा गया था धारा, तो बच्चों धारा कैसे आएगी, ओम का नियम यूज़ कर लेते हैं। ओम का नियम क्या होता है, V = IR। V वैल्यू क्या है विभव,
और आप देख रहे हैं सवाल में फिगर में v की वैल्यू कितनी दी गई है 20, i इंटू आर की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है 40। बच्चों 40 इसके नीचे आएगा 20 के, क्योंकि गुणे वाली चीज़ भाग में आ जाती है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि i की वैल्यू बच्चों 20 को 40 से काटेंगे 1/2 आएगा। 2 का बच्चों 1 में भाग देंगे तो 0.5 एम्पियर। ये बच्चों कब आंसर है, जब स्विच एस कैसा है, खुला है। में दूसरा केस भी है, जब स्विच एस को कैसा करना है, बंद। बच्चों जब स्विच एस बंद हो जाएगा, यानी अगर आपसे कोई कहे कि पंखा बंद कर दो, इसका मतलब है बच्चों उस पंखे में कोई धारा नहीं जाएगी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो एस लगा है वो किस में लगा है 30 ओम में, यानी कि इस 30 ओम में बच्चों कोई भी धारा नहीं जाएगी। कोई भी धारा नहीं जाएगी बच्चों, यानी कि ये पूरी तरह से बेकार हो चुका है। तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों क्या बच रहा है, 10 ओम का प्रतिरोध बच रहा है। तो सेकेंड नंबर पार्ट में बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, जब स्विच एस बंद है तो आप कह सकते हैं तब 30 ओम प्रतिरोध में कोई भी धारा नहीं जाएगी, क्योंकि वो स्विच एस बंद हो चुका है। ठीक है, V बराबर बच्चों क्या बच रहेगा, IR ओम के नियम से। V की वैल्यू बच्चों इस सवाल में कितनी दी गई है, 20 दी गई है। V की वैल्यू कितनी है, 20 वोल्ट है। R केवल और केवल बच्चों इफेक्टिव है वहाँ पे 10 ओम, क्योंकि एस तो बंद हो चुका है। यहाँ से बच्चों 10 को 20 में काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, यानी I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 एम्पियर। ये बच्चों तब आंसर है जब स्विच एस को बंद किया गया है। और बच्चों ये 0.5 आंसर तब है जब स्विच एस कैसा है, खुला है। उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी सवाल बच्चों समझ रहे होंगे। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए, वीडियो को हल्का सा बैक करें, वापस देखें, आपको चीज़ें जरूर समझ में आएंगी। चलते हैं बच्चों तीसरे प्रश्न पर। बच्चों तीसरा प्रश्न आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार है और एक प्रूविंग पूछी गई है आपसे। देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का बच्चों फार्मूला आपको बनाना है। बच्चों आपसे यहाँ पे जो प्रूविंग पूछी गई है, ये बच्चों एक प्रूविंग है बल आघूर्ण की। ये फिजिक्स फर्स्ट के चैप्टर 1 में आती है। सबसे पहले बल आघूर्ण बच्चों क्या होता है, जिसको टाउ से डिनोट करते हैं। बल आघूर्ण का मतलब बच्चों होता है एक अनबैलेंस चीज़। पहले आगे की चीज़ को समझते हैं, फिर बल आघूर्ण को और डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले प्रश्न में कहा गया एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या बना लेंगे, रेड लाइन से आप देख रहे हैं जो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही हैं बच्चों, ये वैद्युत क्षेत्र बना रही हैं। वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव। बच्चों यहाँ पे क्या रखना है आपको, वैद्युत द्विध्रुव। आप देख रहे हैं नीली लाइन से बच्चों रखा हुआ है एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसके एक आवेश की वैल्यू -Q होती है और दूसरे आवेश की वैल्यू बच्चों +Q होती है। दोनों आवेशों की बच्चों जो बीच की दूरी जो होती है, डिस्टेंस जो होती है, वो होती है 12। इसी फिगर को बच्चों कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण बच्चों मतलब टाउ की वैल्यू आपको बतानी है। अब बच्चों बल आघूर्ण को डिटेल से यहाँ पे कैसे समझना है कि बच्चों जब ये रॉड ये ऐसे रखी है, नीली रॉड मान लेते हैं, कोई ऐसे रख दी जाए और कोई बच्चों लाइन इस तरह से आ रही है, तो ये नीली रेखा रेड वाली लाइन बच्चों जैसे यहाँ पे आएगी, इस नीली वाली लाइन से टकराएगी और उस पर क्या करेगी, नीचे की तरफ ऐसे इसको धकेलेगी और बच्चों ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उठेगा, यानी ये रॉड बच्चों ऐसे करके घूम रही है, इस तरह घूमना स्टार्ट करेगी। बच्चों कोई भी जब चीज़ गोल आकृति में घूमकर आगे बढ़ती है, यानी कि उस पर बल लग रहा है, यानी इसमें बच्चों जो घूमता हुआ बल लग रहा है, एक प्रकार से कह सकते हैं जो बल है इसको घुमाने का प्रयास कर रहा है, इस तरह रोटेट करने का प्रयास कर रहा है बच्चों, इसी घूमते हुए बल को कहा जाता है बल आघूर्ण। ठीक है, बल का मतलब बच्चों आप जानते हैं फोर्स, आघूर्ण का मतलब बच्चों होता है घूमना, यानी घूमते हुए बल को हम लोग कहेंगे बल आघूर्ण। अब बच्चों बात करते हैं इसकी प्रूविंग कैसे की जाएगी। ये बच्चों जो थ्योरी मैंने लिखी गई, इस फिगर के बारे में एक्सप्लेनेशन होता है जो आपको हर एक प्रूविंग में जरूर लिखना चाहिए। क्या है कि चित्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र है। बच्चों आप जो रेड लाइन से देख रहे हैं, इस लाइन ने क्या किया, वैद्युत क्षेत्र बनाया है। चित्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव है, आप देख रहे हैं नीले लाइन से एक वैद्युत द्विध्रुव है, क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है। ये वैद्युत द्विध्रुव बच्चों इन रेड लाइन से कितने एंगल पर रखा गया है, थीटा कोण पर रखा गया है। इसी बात को यहाँ लिख दिया गया है, जिसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी बच्चों कितनी है, 12। -Q और +Q आवेश के बीच की दूरी कितनी है, 12। इस पर एक बल आघूर्ण आरोपित है, बिल्कुल आरोपित है, क्योंकि इसको नीचे की तरफ धकेलेगा, जिसका मान प्राप्त करना है। तो सबसे पहले बच्चों याद रखेंगे जो बल आघूर्ण का फार्मूला होता है बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। बल आघूर्ण को बच्चों डिनोट किया जाता है टाउ से, बल को डिनोट किया जाता है एफ से। बलों बच्चों एक आप देख रहे हैं ये लाइन, एक ये फोर्स है, एक ये गहरी लाइन आप देख रहे हैं, एक ये फोर्स है। अगर इस बच्चों लाइन को हम लोग पीछे डॉटेड बढ़ाएं तो ऐसे बढ़ेगी, इस लाइन को बच्चों अगर पीछे बढ़ाएं तो डॉटेड ऐसे बढ़ेगी। बच्चों इन दोनों बलों के बीच की परपेंडिकुलर लंबवत दूरी ये आ रही है, जिसका नाम बच्चों क्या है, BC। यानी कि यहाँ पे बलों के बीच की लंबवत दूरी को क्या लिख दिया गया है, BC। इसके बाद बच्चों आप जानते हैं F की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है। हम जानते हैं
कि E बराबर बच्चों क्या होता है, F/Q। ये एक सूत्र है, फार्मूला है, आप याद कर लें। बच्चों Q का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो QE आ जाएगा, F की वैल्यू क्या आ जाएगी, QE। इसके बाद बच्चों F की तो वैल्यू आ चुकी है, अब किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, BC की। BC की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप लिखेंगे ट्रायंगल ABC में। ABC एक ट्रायंगल बन रहा है बच्चों। इस ट्रायंगल में बच्चों हम लोगों ने क्या किया है कि BC को ऊपर रखा है और AC को नीचे रखा है। अब BC ही ऊपर क्यों रखा है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। AC को ही नीचे क्यों रखा है, क्योंकि ये मुझे पता है 12। बच्चों BC क्या है, लंब है, और AC क्या है, कण है। बच्चों लंब बटे कण क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों BC बराबर 12 उधर जाएगा तो 12 साइन थीटा। बच्चों F और BC के मान को हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 बच्चों क्या लिखा है, टाउ, तो ये टाउ लिखा हुआ है। F की वैल्यू क्या आ चुकी है, QE, तो यहाँ पे QE रख दिया गया है। इसके बाद बच्चों यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 12, और बच्चों इस BC की वैल्यू को हम लोगों ने क्या रख दिया है, 12 साइन थीटा, तो यहाँ पे 12 साइन थीटा। इसके बाद बच्चों क्या किया गया है, Q और 12 को एक साथ लिख लिया गया है। ये वाला E ऐसे लिखा है और ये बच्चों साइन थीटा। आप बच्चों जानते हैं एक छोटी सी बात, Q × 12 बराबर होता है P, जहाँ P का नाम क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये बच्चों फार्मूला होता है, इसको भी आप याद कर लें फर्स्ट चैप्टर का। P बराबर Q × 12, यानी कि जहाँ पे बच्चों Q × 12 लिखा है वहाँ पे P लिखा जा सकता है। तो टाउ बराबर ये क्या बच्चों बन जाएगा P, और ये क्या लिखा है E, तो PE आगे क्या लिखा था बच्चों, साइन थीटा। यही बच्चों में प्रूविंग करनी थी, टाउ बराबर PE साइन थीटा। तो बच्चों एक बहुत ही अच्छी प्रूविंग है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं आगे प्रश्न पे। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि आदर्श अमीटर तथा आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। एमीटर तथा वोल्ट मीटर को क्रमशः परिपथ के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्यों। तो सबसे पहले हम लोगों से पूछा गया आदर्श अमीटर का प्रतिरोध। तो हेडिंग लगा के लिखेंगे कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध। बच्चों याद रखेंगे कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। ऐसा क्यों होता है कि जिससे कि इसके माप में शून्य त्रुटि हो, यानी कि लगभग कह सकते हैं कोई त्रुटि ना दे, यानी कि 0% के बराबर बच्चों त्रुटि दे। इसलिए आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कैसा रखा जाता है, शून्य। यहाँ पे समझने वाली बच्चों बात है कि इसको हम लोग शून्य ही क्यों रखते हैं, क्योंकि बच्चों अमीटर का काम होता है धारा को मापना। और आप एक छोटी सी बात जानते हैं कि बच्चों जब भी कहीं श्रेणी क्रम होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, उसमें धारा हमेशा सेम रहती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों धारा सेम रहेगी। अगली लाइन क्या है, आदर्श अमीटर को परिपथ में जोड़ने का क्रम। उसने हमसे सबसे पहले इसका प्रतिरोध पूछा है, फिर पूछा गया था कि एमीटर और वोल्ट मीटर परिपथ में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, क्यों। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं कि आदर्श अमीटर को परिपथ में जोड़ने का क्रम, आदर्श अमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फिर उसने आपसे पूछा था क्यों, तो हम लोग लिखेंगे कारण, रीजन। क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान बच्चों समान रहती है, जिससे मुख्य धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और जो धारा परिपथ में बहती है वही वास्तविक अमीटर द्वारा प्राप्त होती है। इसका मतलब बच्चों सीधा सीधा मैंने आपको अभी बताया कि जब भी कोई चीज़ें बच्चों दो श्रेणी क्रम में होती हैं, उसे मान लेते हैं बच्चों कि एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस है। मैंने कहा ये दोनों किस क्रम में, तो आप कहेंगे सर सीरीज कॉम्बिनेशन में। बच्चों श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है। अगर इस पे 5 एम्पियर है तो इस पे भी कितनी रहेगी, 5 एम्पियर रहेगी। तो आपने देखा कि आदर्श अमीटर बच्चों हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि चाहे आप यहाँ पे धारा माप लें और चाहे यहाँ पे माप लें, जो धारा आप जिस पे भी मापेंगे वही धारा पूरे सर्किट की होती है। तो इसीलिए बच्चों कहा गया है कि क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा समान रहती है, जिससे मुख्य धारा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यानी जो हम लोग धारा कैलकुलेट करेंगे बच्चों उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए बच्चों इसको हमेशा किस में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इसके बाद बच्चों आपसे पूछा गया था इस सवाल में कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो याद रखेंगे बच्चों आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, तो याद रखेंगे कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बच्चों अनंत होता है, जिससे इसकी माप में कोई भी त्रुटि ना आए। फिर बात करते हैं कि आदर्श वोल्ट मीटर को परिपथ में जोड़ने का क्रम, किस क्रम में जोड़ा जाता है बच्चों। आदर्श वोल्ट मीटर को परिपथ में किस समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब आपसे पूछा गया था कि क्यों जोड़ा जाता है, समांतर में ही क्यों जोड़ा जाता है, इसका रीजन समझते हैं। क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ने पर बच्चों विभव समान होता है, और जिसके मुख्य विभव में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, और जो विभव परिपथ में होता है वही वास्तविक वोल्टेज द्वारा प्राप्त होता
है। तो बच्चों वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाते हैं, क्योंकि इसका रीजन है कि समांतर क्रम में विभव समान होता है। श्रेणी क्रम में बच्चों धारा समान होती है, और जबकि समांतर क्रम में बच्चों विभव समान होता है। यही रीजन है बच्चों कि वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल जोड़ेंगे, क्योंकि आप किसी भी रेजिस्टेंस में धारा निकाल लें वो सारे के सारे पैरेलल जुड़े हैं, समांतर जुड़े हैं। तो जो धारा आप किसी भी रेजिस्टेंस में मापेंगे वही धारा एक्चुअल उस सर्किट की भी होगी। चलिए चलते हैं बच्चों इसके बाद 5वें प्रश्न पर। बच्चों 5वां सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कार्यफलन वाले धातु में 4000 एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम वेग और रेखीय संवेग की गणना कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सवाल बच्चों कभी भी न्यूमेरिकल पेपर में आए तो आप उससे डरे ना, उसकी वैल्यू को सबसे पहले लिखें। 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कार्यफलन, बच्चों कार्यफलन वर्क फंक्शन को लिखा जाता है W से, और इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दी गई है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4000 एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्घ्य का प्रकाश, उस धातु पर बच्चों जो प्रकाश पड़ रहा है उसकी तरंगदैर्घ्य को बच्चों डिनोट किया जाता है लैम्डा से, और इसकी वैल्यू दी गई है सवाल में 4000 एंगस्ट्रॉम। फिर आपसे पूछा क्या गया है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन, जैसे बच्चों उस धातु की सतह पर प्रकाश पड़ेंगे तो आपको बताना है कि उसका वेग कितना है, जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे किस स्पीड से निकल रहे हैं उनकी आपको वेलोसिटी बतानी है। दूसरी बात उनका आपको रेखीय संवेग लीनियर मोमेंटम भी बच्चों बताना है, यानी m की वैल्यू भी बतानी है। रेखीय संवेग बच्चों यहाँ पे m की नहीं, रेखीय संवेग को बच्चों यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, p से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों आपको यहाँ पे p की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आपको बच्चों ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा फार्मूला लगाया जाए जिसमें W भी आता हो और लैम्डा भी आता हो। तो बच्चों याद रखेंगे आइंस्टीन की जब भी प्रूविंग की जाती है तो स्टार्ट की जाती है E = W + E के। प्रकाश विद्युत प्रभाव बच्चों चैप्टर है फिजिक्स फर्स्ट के, फिजिक्स सेकंड के सिलेबस से। बच्चों यहाँ पे याद रखेंगे कि E जिसका फार्मूला होता है h न्यू, W की वैल्यू सवाल में दी गई है 2.5। एक एक जहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आप उसी जगह देखें। बच्चों W की वैल्यू क्या दी गई है 2.5, E जिसकी वैल्यू आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19। बच्चों E के क्या है गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, जिसका फार्मूला होता है ½ mv²। इसके बाद बच्चों आप देखें सवाल में आपको लैम्डा पता है ना कि आपको न्यू, आप न्यू नहीं जानते हैं क्योंकि इसमें दिया नहीं गया है। तो बच्चों न्यू की वैल्यू हम लोग रिप्लेस करेंगे, न्यू बराबर बच्चों होता है C/λ। बच्चों यहाँ पे C बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद बच्चों 16 का गुणा हम लोग 25 से कराएंगे तो बच्चों 400 आएगा। ठीक है, लेकिन 400 में बच्चों हम लोगों ने 2 अंक बाद पॉइंट लगाया तो ओनली क्या बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, कैसे 25 और बच्चों जब 16 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो बच्चों कितना आ चुका होगा 400, और यहाँ पे बच्चों 2 अंक बाद जब पॉइंट लगाएंगे तो ओनली क्या बचेगा ये 4 बचेगा। इसके बाद बच्चों क्या किया गया है कि पावर ये 19 लिखी हुई है, ½ m जिसका बच्चों आप द्रव्यमान जानते हैं इलेक्ट्रॉन का 9.1 होता है, लेकिन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 9 रख लिया गया है। पावर होती है 10⁻31, और बच्चों ये लिखा हुआ है v। ठीक है, कुछ वैल्यू बच्चों आपको जैसे याद कर लेनी है, जैसे h प्लांक नियतांक होता है और m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये फिक्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों और वैल्यू रख रहे हैं h बच्चों प्लांक नियतांक की वैल्यू फिक्स होती है 6.6 × 10⁻34। c प्रकाश की चाल भी फिक्स होती है 3 × 10⁻8 बच्चों 8। इसके बाद लैम्डा बच्चों इस सवाल में कहा गया था, सवाल की वैल्यू में कितना देगा 4000 4000, और एंगस्ट्रॉम को चेंज करते हैं 10⁻10 से। बच्चों इस वैल्यू को इधर लाएंगे इक्वल के 4 वाली को, तो ये कैसे हो जाएगी माइनस, और यहाँ पे बच्चों ये लिखा है 9/2 × 10⁻31 v²। इसके बाद बच्चों यहाँ से हम लोगों ने क्या किया है, ये बच्चों कितने जीरो हैं 3 जीरो बच्चों। इस 8 से अगर आप कैंसिल करें बच्चों ध्यान से देखें कैलकुलेशन को, सबसे पहले 10 माइनस का है, मैंने इसको इससे 34 से कैंसिल किया तो कितनी पावर बचेगी -24। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने क्या किया, ये 8 पावर प्लस में है, और ये 3 पावर बच्चों इससे काटेंगे तो कितनी बचेगी बच्चों 5 पावर बच रही होगी। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से ये 66 और 4 को बच्चों कैंसिल किया गया 2 से। जैसे आप इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 4 को बच्चों जब 2 से कैंसिल करेंगे 2 बचेगा, 66 को बच्चों कैंसिल करेंगे 2 से तो 33 आएगा। एक अंक बाद ये पॉइंट लगा है। इसके बाद बच्चों ये आगे वाला 3 लिखा हुआ है, अपॉन में क्या लिखा है 2, और ये बच्चों पावर 5 बच गई थी। ठीक है, -4 × 10⁻19 बच्चों ये 9/2 बिल्कुल सेम ऐसे लिखा। इसके बाद बच्चों मैंने क्या किया है 3.3 का बच्चों 3 से मल्टीप्लाई कराया तो 9.9/2, और बिल्कुल सेम डाटा ऐसे ही आगे लिख दिया गया। इसके बाद बच्चों 9.9 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.95, और पूरे डाटा को बच्चों ऐसे वापस लिखा गया।
इसके बाद बच्चों क्या किया है, 4.95 में बच्चों 4 इंटू 10⁻⁻19 घटाएंगे तो 4 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 0, और ये 95 ऐसे लिख दिया पॉइंट लगा के। ये बच्चों पावर ऐसे लिखिए, इक्वल वाला ऐसे लिखा है बच्चों। ये पावर 19 और 31 जब आप आपस में कैंसिल कर रहे होंगे तो पावर कितनी बच रही होगी, माइनस की 12 इधर बच रही है बच्चों। ये चीज़ गुणे में रहेगी तो कहाँ जाएगी, डिवाइड में। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि ये बच्चों क्या लिखा है 95 बच्चों, इसमें 2 डिवाइड में था, इधर जैसे आएगा तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 95 का बच्चों मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 1.90 आएगा, और 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना तो 1 और 9 के बीच में पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, यहाँ बच्चों पॉइंट नहीं है। इसके बाद बच्चों ये 9 इंटू में था, इधर आएगा डिवाइड में। 19 से 31 जब पावर कैंसिल कितनी बच्चों कितनी बच रही थी 12, तो 10 की पावर -12 लिखा है, बीच में यहाँ पे बच्चों कटिंग है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद बच्चों फिर क्या बचा है, देखिए यहाँ पे इस पावर को हम लोग बच्चों क्या करेंगे, ऊपर ले चलेंगे। तो जैसे बच्चों आप ऊपर ले जाएंगे तो देखिए क्या बचेगा 190। कैसे 190 आया बच्चों, हम लोगों ने क्या किया, इस पॉइंट को हटाया। इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो आएंगे 2, तो ऊपर क्या बचेगा 190 और नीचे क्या बचेगा 9। तो ऊपर बच्चों क्या बच रहा है 190, नीचे क्या बच रहा है 9, और पॉइंट जब हटाया था तो 2 जीरो, और नीचे पावर कितनी थी -12। इसके बाद बच्चों ये -12 और ये +2, तो कितनी पावर बचेगी नीचे -10। लेकिन जब उसको ऊपर ले चलेंगे तो बच्चों कैसी पावर हो जाएगी +10। यहाँ पे बच्चों ये +10 लिखा हुआ है। ठीक है, ये +10 लिखा है। ठीक है, 12 कैसे, 12 माइनस है 2 प्लस है, तो बच्चों कितना बचेगा -12 2 प्लस, तो कितना बचेगा -10। इस -10 को ऊपर ले जाओगे तो ये +10 हो जाएगा 190/9। बच्चों इस स्क्वायर को जब हम लोग इधर भेजेंगे तो रूट लग जाएगा 190। बच्चों अगर अप्रॉक्सीमेट देखा जाए तो 196 बच्चों जब होता है तो वो 14 का स्क्वायर रूट होता है, और 169 बच्चों जो स्क्वायर रूट होता है वो 13 का होता है, और 190 बच्चों लगभग हम कह सकते हैं 14 के पास जा रहा है, यानी कि 13.8 ले सकते हैं। और बच्चों 9 किसका स्क्वायर रूट होगा 3 का। पावर बच्चों आधी हो जाएगी तो 10 से कितनी हो जाएगी 5। बच्चों इस 3 से बच्चों इसमें डिवाइड करेंगे तो 4.9 इंटू 10 की पावर 5 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों आपसे पूछा गया था संवेग, तो संवेग बच्चों P बराबर क्या होता है mv, और m की वैल्यू आपको पता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना फिक्स होता है। इसके बाद बच्चों v की वैल्यू हम लोग ये निकाल चुके थे। जैसे बच्चों आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 31 माइनस 5 प्लस, तो माइनस प्लस बच्चों घट जाता है, 31 में 5 घटाओगे माइनस की 26 आ जाएंगी। मानक रूप में स्टैंडर्ड रूप में चेंज करेंगे तो ये पॉइंट इधर आएगा। जब बच्चों पॉइंट लेफ्ट की तरफ चलता है तो पावर प्लस में बढ़ती है, तो एक अंक यहाँ से आएगा उठ के, तो एक पावर प्लस में आएगी, तो एक बच्चों प्लस और 26 माइनस तो कितनी बचेगी -25। तो बच्चों कहा जा सकता है कि संवेग की वैल्यू कितनी आएगी 4.4 इंटू 1 10 की पावर -25। चलते हैं बच्चों अगले सवाल पे। तो पहला लॉन्ग आंसर आपके सामने लिखा हुआ है कि एन टाइप अर्धचालक की चालकता की गणना निम्नलिखित आंकड़ों में कीजिए। आपको इस सवाल में बताना है बच्चों एन टाइप अर्धचालक की चालकता, और ये बहुत सारे डाटा दिए गए हैं। कौन कौन से, चालन में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व दिया गया है, कोटरों का घनत्व दिया गया है, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता दी गई है, और कोटरों की गतिशीलता दी गई है। तो बच्चों आपको सवाल में कैलकुलेट करना है एन टाइप अर्धचालक की चालकता। तो बच्चों इसका आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। चालकता को बच्चों डिनोट किया जाता है सिग्मा से, और सिग्मा का फार्मूला होता है सिग्मा बराबर होता है Q इंटू एनी म्यू ई प्लस एन एच इंटू म्यू एच। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इन सबकी वैल्यू को आपको याद करना पड़ेगा। ये क्या क्या नाम है बच्चों, एन ई का मतलब बच्चों इलेक्ट्रॉन है, और एच को हम लोग इंग्लिश में बच्चों कहते हैं होल, हिंदी में बच्चों होल का नाम होता है कोटर। ठीक है, तो एन बच्चों क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों का घनत्व। बच्चों इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही है, संख्या यानी कि नंबर, जिसको डिनोट किया जाएगा किससे एन से, और इसको हम लोग यहाँ पे कहेंगे इलेक्ट्रॉनों का घनत्व। ठीक है, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, एन का बच्चों पढ़ा जा रहा है घनत्व, यहाँ पे आप सीधे सीधे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कह सकते हैं। एन एच बच्चों, एन का मतलब क्या है घनत्व यानी कि संख्या, और एच का मतलब बच्चों क्या है होल, होल का मतलब बच्चों क्या कहेंगे कोटर, यानी कि कोटरों का घनत्व को किससे डिनोट करेंगे एन एस से। इसके बाद बच्चों म्यू ई इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता, गतिशीलता को डिनोट किया जाता है बच्चों न्यू से, और ई का मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, जिसको डिनोट किया गया बच्चों किससे म्यू ई से। इसके बाद बच्चों म्यू एच क्या होगा कोटरों की गतिशीलता, क्योंकि एच का मतलब क्या है होल, और होल को बच्चों हिंदी में हम लोग कहते हैं क्या कोटर। इसके बाद बच्चों इन सभी की वैल्यू को यहाँ पे रखा गया है। ये बच्चों क्या लिखा है सिग्मा, क्यू का आप नाम बच्चों वैल्यू जानते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होती है। एन ई की वैल्यू बच्चों इलेक्ट्रॉनों का घनत्व, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व दिया गया है ये। म्यू ई बच्चों, म्यू ई जिसका नाम क्या है इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता,
जिसकी वैल्यू कितनी दी गई 2.3। इसी प्रकार से बच्चों NH और म्यूएच की वैल्यू को यहाँ पे रखा गया, ठीक है 100। इसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या किया गया है कि ये 1.6 ऐसे नोट किया गया है बच्चों। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराया तो इतना आया है 13 पावर प्लस 4 भी प्लस, तो बच्चों 13 और 4 कितनी हो जाएगी 17 हो जाएगी। इसके बाद बच्चों ये 5 लिखा है बच्चों, ये 12 पावर प्लस और 2 पावर प्लस तो कितनी हो जाएगी 14 यानी कि 14, ठीक है। यहाँ पे ये 14 लिखा हुआ है 14 लिखा हुआ है। इसके बाद बच्चों ये वैल्यू ऐसे नोट की गई। इस पॉइंट को एक अंक इधर लाएंगे। अभी पीछे बताया था कि बच्चों जब पॉइंट आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलता है तो पावर बढ़ती है प्लस में। तो एक अंक चल रहा है 8 को फांद के आ रहा है, तो 17 से एक बढ़ के कितनी हो जाएगी 18, और ये वैल्यू बच्चों ऐसे रहेगी, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप देख रहे हैं 18 पावर हो चुकी है, इसको भी 18 बनाना पड़ेगा वरना बच्चों ये ऐड नहीं हो सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट 5 में आप जानते हैं बच्चों पॉइंट कहाँ लगा है, बिल्कुल लास्ट में, तो इसको हम लोग 4 अंक इधर लाएंगे। तो अंक तो है नहीं, तो हम लोग क्या किया है 3 0। देखो पहले पॉइंट 5 के पीछे था, अब ये यहाँ पर आ चुका है। कितने अंक आया 1 2 3 4, तो बच्चों 4 पावर प्लस 14 पहले से 4 और प्लस तो 18। बच्चों इन दोनों को जैसे आप ऐड करेंगे तो इतना आएगा और ये पावर 18। इन दोनों का मल्टीप्लाई बच्चों करेंगे तो यहाँ पे कितना आ चुका होगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे एक छोटी सी मिसप्रिंट है, यहाँ पे 19 पावर लिखी है तो आप यहाँ पे 19 लिखें। इसके बाद बच्चों क्या होगा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो बच्चों यहाँ पे इतना आएगा 19 पावर माइनस 18 बच्चों प्लस, तो कितनी पावर बचेगी माइनस की 1। बच्चों इस माइनस पॉइंट को हम लोग अगर इधर चलाएंगे तो पावर प्लस में आएगी, तो ये एक उससे भी चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी बताया लेफ्ट में चलाने से पावर प्लस में बढ़ती है। एक अंक प्लस पड़ रहा है तो 1 प्लस 1 माइनस कट जाएगा, यानी पावर का काम खत्म। तो क्या आंसर बच्चों आ जाएगा 0.29448, यानी कि बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की हमको क्या बतानी थी एंटी अर्धचालक की चालकता, जिसकी वैल्यू बच्चों ये आ चुकी है। चलते हैं बच्चों इसके बाद दूसरे लॉन्ग आंसर पे। बच्चों अगला लॉन्ग आंसर आपके सामने लिखा है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि चुंबकत्व का परमाणविक मॉडल क्या है। इसके आधार पर अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौ चुंबकीय पदार्थों में विभेद कीजिए। प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी लिखना है, ठीक है। तो पहले बच्चों हम लोग सब समझते हैं कि चुंबकत्व का परमाणविक मॉडल। हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ बच्चों छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। आप जानते हैं बच्चों दुनिया की कोई भी चीज़ जिसका भी निर्माण हुआ है वो हमेशा छोटे छोटे कणों से मिलकर ही हुआ है। तो पहली लाइन समझ चुके हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। जैसे बच्चों उसका निर्माण होता है तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे परमाणु कहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। बच्चों जो परमाणु जब बनता है तो उसकी जो सेल्स होती हैं बाहर वाली, उसमें बच्चों इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है चक्कर लगाता रहता है, जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं। बच्चों ये इसका क्या बन रहा है परमाणु। परमाणु का बच्चों ये क्या है नाभिक है, और इसके चारों तरफ बच्चों इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है चक्कर लगाता रहता है। तो क्या डेफिनेशन बन रही है कि हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं परमाणु कहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करते रहते हैं चक्कर लगाते रहते हैं। अब बच्चों क्या होगा जब चक्कर लगाएगा तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो क्या होता है कि चक्कर लगाते हुआ इलेक्ट्रॉन धारावाही लूप की भांति व्यवहार करता है। बच्चों इलेक्ट्रॉन जब मोशन करता है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से चलना स्टार्ट करता है दूसरी जगह जाता है, तो बच्चों आप जानते हैं बच्चों उसमें सर्किट में क्या बहेगी धारा, यानी वो लूप बच्चों मतलब क्या होता है सर्कल, ठीक है। और धारावाही का मतलब होता है धारा जिसको ले जा रहा है, जो धारा को ले जा रहा है, यानी कि धारावाही लूप की भांति व्यवहार कर रहा है कौन बच्चों इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो मोशन कर रहा है चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। तो धारावाही लूप की भांति व्यवहार कर रहा है। इसके बाद क्या लिखा है, जिसके कारण परमाणु के केंद्र पर कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण। बच्चों अभी मैंने बताया था आघूर्ण एक प्रूविंग आई थी। आघूर्ण का मतलब क्या होता है घूमना, यानी बल आघूर्ण जैसे कह रहे थे। तो बल का मतलब क्या होता है बच्चों फोर्स, और आघूर्ण का मतलब घूमना, यानी घूमते हुए बल को कहेंगे बल आघूर्ण। और चुंबकीय आघूर्ण बच्चों क्या होता है कोई ऐसी चीज, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब चारों तरफ घूमता है तो बच्चों वहां पे क्या आता है चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, उत्पन्न होता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी चक्रण करते रहते हैं। बच्चों जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो वैसे तो घूम ही रहा है, साथ में अपनी रोटेशन पर भी अपने अक्ष पर भी घूमता है। बच्चों इस बात को ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप जानते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब वो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम भी रही है और अपने अक्ष पर भी रोटेट हो रही है, ठीक है, अक्ष पर भी। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर चक्रण भी करते रहते, जिसके कारण भी परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। यानी परमाणु में बच्चों दो तरह से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ, एक तो कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा है
एक वो वाला चुंबकीय आघूर्ण, और एक इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी रोटेट कर रहा है, तो बच्चों उसका भी चुंबकीय आघूर्ण हो गया। अब बच्चों बात करते हैं इन दोनों चुंबकीय आघूर्णों में कौन सा ज़्यादा है। तो परमाणु के कुल चुंबकीय आघूर्ण यानी जो टोटल बना है बच्चों उसका 99% चक्रण से उत्पन्न होता है, यानी जो अपने अक्ष पर जब इलेक्ट्रॉन घूमता है बच्चों वो सबसे ज़्यादा होता है, और इसके नाभिक के चारों ओर जब वो चक्कर लगाता है वो केवल 1% होता है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये बात समझ रहे हैं। एक बार स्पीड से पढ़ते हैं, सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझें। हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, परमाणु। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन धारावाही लूप की भांति व्यवहार करता है, जिसके कारण परमाणु के केंद्र पर कुछ न कुछ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी चक्कर करते रहते हैं, जिसके कारण भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। इसके बाद बच्चों चलते हैं, हम लोग व्याख्या करते हैं कि परमाणु मॉडल के आधार पर अनुचुंबकीय पदार्थों की व्याख्या। अनुचुंबकीय पदार्थ बच्चों क्या होते हैं, जो चुंबक की तरफ चपकते नहीं हैं और ना ही चुंबक की तरफ बच्चों जाएंगे और ना ही उससे दूर जाएंगे, यानी कि कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। बच्चों जानते हैं क्या है कि बच्चों जिन पदार्थों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है, बच्चों कोई भी ऐसे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होगी, ऑड यानी कि विषम, उन्हें कहेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ। विषम इलेक्ट्रॉन होने के कारण प्रत्येक परमाणु पर कुछ न कुछ चुंबकीय आघूर्ण अवश्य होता है, लेकिन सामान्य स्थितियों में इनके उधर उधर बिखरे होने के कारण नेट चुंबकीय आघूर्ण बच्चों कैसा होता है, शून्य होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी है, विषम है, लेकिन बच्चों ये इनकी स्थिति होती है वो इधर उधर बिखरे होते हैं। अगर इसको एक फिगर से देखें बच्चों, यहाँ पे समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे इस में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बच्चों इनकी डायरेक्शन देखें तो सभी जगह अलग अलग है। ये इलेक्ट्रॉन इधर की डायरेक्शन में, ये इधर है, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन बच्चों बिखरे हुए हैं। बिखरे होने के कारण बच्चों इनका जो नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है वो कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है, जिसके कारण ये किसी भी प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर बिखरे हैं, नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य है, यानी ये किसी भी तरह का कोई व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं। लेकिन जब इन्हें किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में रखा जाता है बच्चों, जैसे ही अनुचुंबकीय पदार्थों को किसी चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में रख दिया जाएगा तो क्या होता है, तो सभी परमाणुओं के आघूर्ण क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। संरेखित मतलब बच्चों क्या होता है, एक ही रेखा में संरेखित हो जाते हैं, एक ही रेखा में चलने लगते हैं बच्चों, उसी बात को कहते हैं संरेखित। तो आप देख रहे हैं पहले ये बगैर चुंबकीय क्षेत्र में था तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर बिखरे थे, तो नेट चुंबकीय आघूर्ण कितना रहा, शून्य रहा। लेकिन जैसे बच्चों इन्हें एक चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक रेखा में संरेखित हो जाते हैं, जिसके कारण यह चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब बच्चों ये सारे के सारे एक ही जगह इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। सेम बिल्कुल बच्चों उसी तरह है, जैसे अगर एक व्यक्ति किसी का विरोध करे तो बहुत कम आपको ताकत लगानी पड़ेगी, आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे लोग बच्चों एक ही चीज़ पे फोर्स कर रहे हैं तो वहाँ पे विजय प्राप्त करना कठिन हो जाता है। यहाँ पर क्या था कि सब डिस्ट्रीब्यूट थे, अलग अलग बिखरे थे, तो नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य रहा। यहाँ पर क्या है, सभी एक ही दिशा में जा रहे हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ चलना स्टार्ट कर रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं क्षेत्र की शक्ति को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं और क्षेत्र की दिशा में आकर्षित होते हैं। तो बच्चों ये बात थी किसकी, परमाणुवी मॉडल के आधार पर अनुचुंबकीय पदार्थों की व्याख्या। अब बात करते हैं परमाणुवी मॉडल के आधार पर प्रतिचुंबकीय पदार्थों की व्याख्या। वे पदार्थ जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है। अभी बच्चों हम लोगों ने पीछे पढ़ा था अनुचुंबकीय, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी हो रही थी, सम हो रही थी, और इसमें कैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, विषम है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होने के कारण आधे इलेक्ट्रॉनों के चक्रण से उत्पन्न आघूर्ण शेष आधे इलेक्ट्रॉनों के आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। अब बच्चों समपावर है, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन इधर खड़े हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर खड़े हैं। बच्चों इसको ऐसी एक बात से समझ सकते हैं कि मान लेते हैं दो व्यक्ति इधर खड़े हैं और दो व्यक्ति इधर खड़े हैं, दोनों ही सेम ताकत के हैं, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन हैं तो इनकी पावर और इनकी पावर सेम रहेगी। तो जितने इधर हैं उतने इधर है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। सेम बात यहाँ पर है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या सम होने के कारण आधे इलेक्ट्रॉन के चक्रण से उत्पन्न आघूर्ण शेष आधे इलेक्ट्रॉन के आघूर्ण को क्या कर देते, निरस्त कर देते हैं। इसके कारण इन परमाणुओं के पास कोई भी चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता है। बच्चे जब कोई डिफरेंट था अनुचुंबकीय में, उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन सम थे तो आधे आधे हो ही नहीं पा रहे थे, यानी उनका कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण जरूर था। लेकिन यहाँ पे क्या है, सम है तो आधे आधे बट गए, आधे आधे बट गए तो उनका चुंबकीय आघूर्ण और उधर वाली पार्टी का चुंबकीय आघूर्ण दोनों का बराबर रहा, तो कितना हो गया, 0। लेकिन जब इन्हें एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित किया जाता है
तब ये क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण बच्चों क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जबकि क्षेत्र की दिशा में गति करने वाले इलेक्ट्रॉनों का आघूर्ण कम हो जाता है, जिसके कारण यह पदार्थ क्षेत्र से दूर होते हैं। अब बच्चों क्या बात रहा कि आधे आधे डिस्ट्रीब्यूट थे। जब आधे आधे डिस्ट्रीब्यूट थे तो इनको जब किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया तो जो क्षेत्र की विपरीत दिशा में ताकत लगा रहे थे उनका आघूर्ण बच्चों क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वही बात लिखी है कि जब इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित किया जाता है तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने वाले इलेक्ट्रॉनों का आघूर्ण, बच्चों यहाँ पे एक बात छूट गई, आघूर्ण लिख लीजिएगा, आघूर्ण बढ़ जाता है, जबकि क्षेत्र की दिशा में गति करने वाले इलेक्ट्रॉनों का आघूर्ण कम हो जाता है, जिसके कारण यह पदार्थ क्षेत्र से दूर हो जाते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं लौह चुंबकीय पदार्थों की। तो परमाणविक मॉडल के आधार पर लौह चुंबकीय पदार्थों की व्याख्या। तो देखिए बच्चों क्या है कि वे पदार्थ जिनके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है उन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। बच्चों सेम बात रही वहाँ पे, जैसे अनुचुंबकीय पदार्थ उसमें भी विषम होते हैं और लौह चुंबकीय में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है। फिर दोनों में अंतर क्या है इस बात को समझते हैं। विषम इलेक्ट्रॉन के कारण प्रत्येक परमाणु के पास कुछ न कुछ चुंबकीय आघूर्ण अवश्य होता है, क्योंकि विषम है तो एक पार्टी में कम लोग हैं, एक पार्टी में ज़्यादा लोग हैं, तो कोई ना कोई पार्टी तो जीतेगी। सेम वही बात है कि विषम इलेक्ट्रॉन के कारण प्रत्येक परमाणु के पास कुछ न कुछ चुंबकीय आघूर्ण अवश्य होता है। बच्चों एक वैज्ञानिक थे वाइस ने क्या बताया है कि वाइस ने बताया कि लौह चुंबकीय पदार्थों में एक जैसे आघूर्ण वाले परमाणुओं के समूह बन जाते हैं, मतलब जो सेम कैटेगरी के लोग होते हैं वो एक जगह मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें 10 की पावर 17 से 10 की पावर 21 परमाणु होते हैं। वाइस ने इन समूहों को बच्चों डोमेन कहा। जैसे जैसे बच्चों ग्रुप बनता जा रहा है तो वाइस वैज्ञानिक का कहना है कि इन समूहों को हम लोग डोमेन के नाम से जानेंगे। सामान्य स्थितियों में डोमेन इस तरह संतुलित होते हैं जब नॉर्मल अवस्था है। नॉर्मल अवस्था का मतलब बच्चों क्या है कि लौह चुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखा गया को मतलब हम लोग कह रहे हैं कैसी, सामान्य अवस्था में। तो सामान्य स्थितियों में डोमेन इस तरह संतुलित होते हैं कि नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। टोटल जो बच्चों चुंबकीय आघूर्ण होता है वो कितना होता है, 0 होता है। लेकिन जब इन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित किया जाता है तो डोमेन का आंशिक विस्थापन क्षेत्र की दिशा में होने लगता है। जैसे क्षेत्र में रखे जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र में सारे के सारे बच्चों जो ग्रुप बने थे, जो पेयरिंग बनी थी बच्चों, वो सारे के सारे चुंबकीय क्षेत्र में चलना स्टार्ट कर देते हैं, आंशिक रूप से होने लगता है, जिसके कारण यह क्षेत्र की शक्ति को बढ़ा देते हैं। बच्चों इस पूरे डेफिनेशंस को आप इस फिगर से समझ सकते हैं। वैज्ञानिक वाइस का कहना है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 बच्चों बॉक्स बने हैं। इस वाले बॉक्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और इधर वाले बॉक्स के बच्चों जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे की डायरेक्शन में, इधर वाले बॉक्स के इलेक्ट्रॉन आपके लेफ्ट हैंड साइड और ये ऊपर की तरफ। बच्चों इन समूहों को ही वैज्ञानिक वाइस ने कहा है डोमेन। ये समूह ऐसे भी हो सकता है या बच्चों इस तरह से भी हो सकता है कि ऊपर वाला ग्रुप पेयरिंग बड़ी हो, इधर वालों की छोटी हो, ठीक है। इधर वाले हो सकता है इधर जा रहे हो, समूह बना लेके इलेक्ट्रॉन चलते हैं। लेकिन जैसे बच्चों इनको एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो आप देख रहे हैं ग्रुपिंग जो बनी थी वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में चलना स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे सभी बच्चे एक ही चीज़ का विरोध सभी लोग करेंगे, इसका मतलब है उसकी ताकत बढ़ जाएगी, जिसके कारण ये क्षेत्र की शक्ति को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये बातें समझ रहे होंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट सभी क्वेश्चन का आप ले लें, वीडियो को पॉज करके अपनी नोट कॉपी में इसको लिखें बच्चों, और हर एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से रिविजन करें। बच्चों मिलते हैं क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस नंबर हम लोग 4 पे।